भीड़ हमेशा उसी रास्ते पे चलती है जो रास्ता उसे आसान लगता है, सिंपल लगता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते पे भीड़ चल रही है वो रास्ता हमेशा सही हो। बदलाव लाने के लिए हमें अपनी राहें, अपने रास्ते खुद चुनने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, और यही एक असली विनर की निशानी होती है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो विनर्स में। और इस शो में हम हर बार मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने गोल्स को, अपनी मंजिलों को आउट ऑफ द बॉक्स जाके अचीव किया है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ विनर हैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, जिनका मोटो है लेट्स चेंज द वे इंडिया टीचेस। शिखर तक पहुंचना हो तो फिर सफर की फिक्र नहीं किया करते, अपनी अलग पहचान यूं ही नहीं बन जाती। सर्विस क्लास फैमिली में जन्म लेने के बावजूद एक एंटरप्रेन्योर, एक एजुकेशनिस्ट बनने तक का सफर कतई आसान नहीं था, लेकिन वो जीत ही क्या जो आसानी से मिल जाए। इसी जज्बे के साथ डॉक्टर राजीव गुप्ता ने शुरू किया गोल्डन बेल्स स्कूल से अपना सफर, और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो चाहते तो बाकी स्कूलों की तरह अपना स्कूल चला सकते थे, लेकिन वो चाहते थे लीग से अलग हटकर चलना, और उन्होंने बनाया गोल्डन बेल्स स्कूल को भारत का पहला मल्टीपल इंटेलिजेंस बेस्ड प्री स्कूल, और इसी से बनी उनकी एक नई पहचान। शिक्षा जगत में डॉक्टर राजीव किसी परिचय के मोहताज नहीं। सीए डॉक्टर राजीव गुप्ता का बस एक ही मोटो है, लेट्स चेंज द वे इंडिया टीचेस। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर राजीव का। डॉक्टर राजीव, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके कामयाबी के सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? कामयाबी जारी है, सफ़र भी जारी है। गुड। शुरुआत लेकिन अगर मैं देखूं तो मई 2011 में मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया, जो मुझे एक नया कॉन्सेप्ट किसी ने बताया कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का। उस कॉन्सेप्ट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, एंड मैं अब अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। और मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि पहले अपने आप को पहचानें और फिर उसके ऊपर वर्क करें और अपनी ज़िंदगी जिएं। तो मैं आज अपने आप को 5.5 साल का एक बच्चा मानता हूँ, जो कि बहुत कुछ करना है ज़िंदगी के अंदर। 5.5 साल का आप अपने आप को बच्चा मानते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के कि आप कितना एनर्जेटिक फील करते होंगे। डॉक्टर राजीव, आप इससे पहले कॉर्पोरेट जगत में थे, तो चाहते तो आप वहाँ पे भी अपना करियर बना सकते थे। फिर क्या ऐसी वजह हुई, क्या ऐसी चीज़ें बनी, सिचुएशंस क्रिएट हुई कि आपको एजुकेशन सेक्टर में आए? हाँ, एजुकेशन सेक्टर में आना, मैं हमेशा अपने आप को एक एक्सीडेंट बोलता हूँ। कॉर्पोरेट जगत में था, जीई में था, काफ़ी अच्छे प्रोफाइल पे था जी। उसी टाइम हमारे फादर साहब रिटायर हुए। ही वॉज सेक्रेटरी CBSE। तो उनका एक सपना था शुरू से ही कि एक बहुत प्यारा स्कूल खोलना है छोटे बच्चों के लिए, जिसमें ऐसी टीचिंग हो जो कि बच्चों के हिसाब से हो। सारे स्कूल में टीचर्स अपने हिसाब से करते हैं, कोई स्कूल बच्चों के हिसाब से टीचिंग नहीं करता। जी। तो उस सपने को साकार करने के लिए, और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए अग्रसर हूँ। और वहाँ पे मुझे अपना जॉब प्रोफाइल छोड़कर स्कूल लाइन में एंट्री हुआ मेरा। तो यहाँ पे मेरा सफ़र अगर देखें तो 2004 में हमने गोल्डन बेल स्कूल का उद्घाटन किया था, और अब 13 साल हो गए स्कूल को चलाते हुए। और इन 13 सालों के अंदर लास्ट के 5 साल तो मैं खुद बच्चा बन गया हूँ। क्या बात। नहीं, मैं भी जब यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ पे आने के बाद मुझे भी लगा कि हाँ, मैं बच्चा हूँ, बच्चे की तरह फील कर रहा हूँ, जिस तरह से बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। जो गोल्डन बेल्स स्कूल है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, वो किस तरह का बदलाव है? देखिए, गोल्डन बेल्स अपने माने में ही अगर देखें तो गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती, और बेल्स प्रतीक है डिविनिटी का। मंदिर में घंटी होती है तो बेल्स। तो गोल्डन बेल्स मैं एक टेंपल मानता हूँ जहाँ पे प्योर वे में टीचिंग होती है, और भगवान और किताब और टीचर, इन सबको अगर हम गुरु माने, तो ऐसा स्थान जहाँ पर एक बहुत ही डिवाइन वे के अंदर हम बच्चों को वो सिखाते हैं जी। जो कि बच्चों को आगे जाके गुड ह्यूमन बीइंग विद गुड मॉरल वैल्यूज़, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दैम, दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर लर्निंग। तो स्कूलिंग इज़ फन इन गोल्डन बेल्स। तो गोल्डन बेल्स का मेरे लिए फ़न है, लर्न है, एजुकेशन है।
हंसते खेलते आए बच्चे और हंसते खेलते घर जाएं और वो सीखें जिसके लिए वो बने हैं। यही हमारी एक प्रयास है और इस प्रयास पे हम लोग अग्रसर हैं अपनी टीम के साथ। डॉक्टर जी, जैसे कि आपका मानना है, आप कहते हैं कि किताबों से परे भी एक जहां मुमकिन है, वो क्या है, वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो किताबों के परे भी हो सकता है बच्चों के लिए? देखिए, हम लोग हर वक्त, हम अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। मार्क्स के लिए भागते हैं बच्चे। हम हमेशा बोलते हैं कि बच्चों को मार्क्स के लिए नॉलेज के पीछे भागना चाहिए, मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे। टारगेट्स कभी डिफाइन नहीं करने चाहिए। अगर हम सचिन तेंदुलकर जी की बात करें, जिनको मैं बहुत बड़ा रोल मॉडल मानता हूँ अपनी ज़िंदगी का, तो वो हमेशा बोलते हैं कि मैं तो खेलने आता हूँ 100%, सेंचुरीज अपने आप बन जाती हैं। तो टारगेट्स ना बनाएं। हालांकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये टारगेट्स नहीं बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ टारगेट्स कभी नहीं बनाने चाहिए, अपनी 100% देनी चाहिए। टारगेट्स खुद ब खुद बनते जाएंगे। माइलस्टोन्स के लिए कभी काम ना करें। वर्क फॉर योर 100% फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर्स एंड योर हैप्पीनेस। माइलस्टोन्स विल कम। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका पैशन है, उस काम को आप करते चले जाएं। टारगेट्स की आप परवाह मत करें, रिजल्ट की आप परवाह मत करें। जो भी आपका 100% आप उसमें एफर्ट्स अपने लगा दें, चीजें अपने आप बेटर हो जाएंगी, अपने आप आते रहेंगे। वेरी गुड। अच्छा, मतलब ये आइडिया है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ऐसा सोचना चाहिए हम लोगों को, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को उसी तरफ मोटिवेट करना चाहिए कि उनके ऊपर अननेसेसरली चीज़ों का बोझ, बर्डन नहीं लाना चाहिए। बर्डन तो कोई भी हो, बर्डन तो बर्डन ही है। बर्डन का नाम ही स्ट्रेस है। हमको केयर फ्री, स्ट्रेस फ्री स्टडी करनी चाहिए या कुछ भी करना चाहिए। हम किताबों, आपने जैसे मुझसे पूछा था, किताबों के बाहर भी एक दुनिया है जी। हम गोल्डन वेल्स के माध्यम से, या मैं अपनी जितनी भी मेरी नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज, उसके माध्यम से मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हर चीज़ जो भी हम करें वो स्टडीज़ हैं जी। म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, थिएटर, बुक्स, एवरीथिंग स्टडी। तो हम हर वक्त किताबों के अंदर ना रहें, हर चीज़ को स्टडी करें, अपनी रुचियों को पहचानें और उसके ऊपर वर्क करें। तो हमें उतना ही बैलेंस लाइफ मेंटेन करके रखनी चाहिए। देखिए, भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं। वो 24 घंटे के अंदर हमें अपना टाइम टेबल ऐसे बनाना चाहिए कि हमें स्टडीज़ भी करनी है, जो को हम बुक्स नॉलेज बोलते हैं, हमें डांस भी करना है, हमें म्यूज़िक भी देखना है, हमें सोशल लाइफ भी देखनी है, हमें स्कूल भी जाना है, हमें कॉलेज भी जाना है, हमें सामाजिक कार्य भी पूरे करने हैं। तो एक अगर बैलेंस्ड, अगर हमारा 24 आवर्स का प्लानिंग होगी तो हमें हर चीज़ करने में बहुत अच्छा लगेगा और उसके रिजल्ट्स फिर उसी हिसाब से आएंगे। डॉक्टर राजीव, मैंने आपको एक इंटरव्यू में सुना था, आप उसमें कह रहे थे कि बच्चे अपने माँ बाप के सपनों को जीते हैं। इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे थे आप उसमें? मैं समझ नहीं पाया। देखिए, बहुत बड़ी बात है। सपने तो सपने होते हैं, बिल्कुल, और सपने वही होते हैं जो डॉक्टर कलाम ने कहा था कि जो आपको सोने नहीं देते। सोने नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। द थिंग इज, माँ बाप, समाज, मैं पूरा ले लेता हूँ उसमें, माँ बाप, समाज की इतनी सारी इच्छाएं होती हैं एक बच्चे के ऊपर कि बच्चा जो खुद करना चाहता है वो कहीं ना कहीं वो भूल जाता है। फिर मैं दोबारा उस कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये हम बताते हैं कि आप क्या टैलेंट्स लेके पैदा हुए हैं। देखिए, हम बहुत बार सुनते हैं गॉड गिफ्ट, माँ के पेट से सीख कर आया है, या पैदाइशी है। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ों का एक लॉजिक है। हम वो काम करें जिसमें हम खुद को सुकून दे सकें और खुद को एक सफल प्राणी बना सकें। और जब हम 9th, 10th, 11th, 12th की क्लास में आते हैं, जब उम्र हमारी होती है कि हमें कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, कौन सा करियर डिसाइड करना है, क्या करना है आगे ज़िंदगी के अंदर, उस टाइम पूरा समाज हमारे ऊपर आके बहुत सारी एडवाइस देना शुरू कर देता है। उस एडवाइस के चक्कर में बच्चा अपनी खुद की जो काबिलियत है वो कहीं ना कहीं उसको भूल जाता है। और बहुत बार हम देखते हैं, सुनने को मिलता है, मैंने ये नहीं किया, मुझे ये करना पड़ा, मुझको ये करना चाहिए था, काश मुझे कोई पहले बता देता। इन सब चीज़ों को अगर हम इवेल्यूएट करें तो अपनी जो आइडेंटिटी है, देखिए हर इंसान की आइडेंटिटी होती है, ठीक है, तो हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं या समाज हावी कर लेता है, जिससे हमारी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। देखिए, हर इंसान की अपनी आइडेंटिटी है और वो आइडेंटिटी ये कहती है कि आप ये करें, आप ये ना करें, ठीक है। तो उसको डिसाइड करने का दायित्व तो उस इंसान को होना चाहिए। लेकिन समाज का प्रेशर इतना आ जाता है उस बच्चे के ऊपर कि वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है, ठीक है। मेरी एक बुक भी आने वाली है मार्केट में अभी, उसका नाम है नूर, द लॉस्ट आइडेंटिटी। नूर एक बच्चे का नाम है जिसको मैं ये बुक समर्पित कर रहा हूँ, नूर द लॉस्ट आइडेंटिटी। तो हर बच्चा अपनी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खो के बैठा हुआ है।
माँ बाप है, समाज है, स्कूल है, पीयर ग्रुप है, रिश्तेदार हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं उन लोगों को एक बच्चे से, क्या वो बच्चा अपनी ज़िंदगी जीने का हकदार नहीं है? बिल्कुल। तो उस हक को हम क्यों छीनना चाहते हैं? माँ बाप का और समाज का रोल ये होना चाहिए कि जो बच्चे चाहते हैं करना, उसके साथ बैठें, डिस्कस करें, प्लान करें और उसके बाद उसका दोस्त बन के उसका साथ दें, ना कि माँ बाप बन के या समाज बन के उसको प्रॉपर्टी समझें और अपना हक जताएं। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स का अपना सबमिशन होता है कि बच्चा छोटा है, उसे नहीं पता है उसे कौन सी स्ट्रीम लेनी है या कौन सी स्ट्रीम उसको फ़ायदेमंद हो सकती है। उस केस में बच्चा कैसे चूज़ करे कि बच्चे का कैसे इंटरेस्ट पता लगेगा कि हाँ इसको मुझे साइंस में ले जाना है या इसको कंप्यूटर में ले जाना है, इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या IAS बनाना है, वो कैसे बच्चा कैसे डिसाइड कर पाएगा? क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि मैं क्या पढ़ूंगा और मैं क्या बनूंगा। देखिए, बहुत प्यारी सी लाइन है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। इसका क्या मतलब है? हम बच्चों को बच्चा समझते हैं, मैं भी बच्चा हूँ, आप भी बच्चे। देखिए, मैंने आपको पहले बोला था मैं 5 साल का बच्चा हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इसके लिए बहुत सारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। जो मेरा कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस का, इसको हम DMIT बोलते हैं, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस, जिसमें हम बच्चे की फिंगरप्रिंट स्कैन करके एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आप क्या इनबॉर्न टैलेंट लेके आए हैं। इनबॉर्न टैलेंट्स मतलब अगर फिंगरप्रिंट्स आप लेंगे तो उसके बाद जो इनबॉर्न टैलेंट होगा जो आपको भगवान ने दे के भेजे हैं, ठीक है। आपका नेचर, आपकी शख्सियत, आपका बिहेवियर, आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, आप किस चीज़ के लिए बने हैं, मैं आपको ब्लूप्रिंट बना के देता हूँ, आपको एक मार्गदर्शक बना के दूंगा। माँ बाप का फ़र्ज़ ये बनना चाहिए कि उसके ऊपर बच्चे के साथ बैठ के अमल करें, दोस्त की तरह, सारथी की तरह, और फिर उसका मजा लें। उस बच्चे को वो करने दीजिए जिस चीज़ के लिए बच्चे को भगवान ने बना के भेजा है। और ये सब चीज़ें नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस हैं, नोबेल प्राइज़ विनिंग कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं हर बच्चे के ऊपर, तो हर बच्चा अपनी ज़िंदगी जी सकता है और हर बच्चा अपनी ज़िंदगी का खुद सुपरस्टार बन सकता है। तो हम देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी हर बच्चा सुपरस्टार बन सकता है अगर हम वो अपनी जिंदगी खुद चूज करता है, जीता है। बिल्कुल। और पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं। देखिए, अलाउ करना फिर वही बात होगी कि हम अलाउ कर रहे हैं। वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, वी आर द कस्टोडियंस ऑफ आवर चिल्ड्रन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी क्या कहता है, पेरेंट्स आर द कस्टोडियन ऑफ द चाइल्ड। कस्टोडियन का मतलब यह है कि भगवान ने ये बच्चा आपको निगरानी के लिए दिया है, देखभाल के लिए दिया है, एडवाइस के लिए दिया है, ना कि हुकूमत चलाने के लिए दिया है। तो जब हम अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझने लग जाते हैं या अपनी अमानत समझने लग जाते हैं, तो उस पर हम फिर अपना मालिकाना हक लगाने लग जाते हैं। बच्चों को दोस्त की तरह रेस करें, उनको समझें, उनके साथ डिस्कस करें, फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स निकालें और उसके बाद टिक करें, चूज करें। चांस नहीं होना चाहिए, चॉइस नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी, यू शुड चूज दिस करियर, नॉट बाय चांस। हम एजुकेशन सिस्टम जो हमारा भारत का है, इंडिया का है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। नंबर्स के लिए भागते हैं बच्चे, नॉलेज के लिए नहीं जाते हम। अगर हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो हम नंबर्स अपने आप ले आएंगे। तो नॉलेज के लिए पढ़ाया ही नहीं जाता या उस तरह से उनको ट्रेन ही नहीं किया जाता। वो बात यही की जाती है कि अगर आप 80% नंबर्स नहीं लाएंगे या 90% नहीं लाएंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। चाहे पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर हो या टीचर्स की तरफ से प्रेशर हो, बच्चे तो प्रेशर्स में ही जीना शुरू कर देते हैं, चाहे प्ले स्कूल से हो या प्राइमरी में हो या किसी भी क्लास में हो। उनके प्रेशर है शुरुआत से ही कि इतने नंबर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, A ग्रेड आनी चाहिए, A+ आनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला था, आपने स्टार्ट में बोला था, मेरा एक लाइफ का मोटो है, लेट्स चेंज द वे इंडिया टीचेस। देखिए, इंडिया के अंदर टीचिंग, मैं कहता हूँ, मैं नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ, इंडिया में टीचिंग नहीं होती। इंडिया में सिर्फ करिकुलम फिनिश होता है। अगर इंडिया में टीचिंग होती, एक क्लास में मामूमन 40 बच्चा बैठता है, 8 घंटे की स्कूलिंग डेली होती है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि 8 घंटे डेली पढ़ने के बाद उस बच्चे को फिर 7-8 घंटे ट्यूशन क्यों पढ़ना पड़ता है। तो हमारे स्कूल की शिक्षा कहाँ जा रही है? हमारे जो विद्यापक हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स अक्रॉस द कंट्री, हम हर बच्चे को अगर बच्चे के हिसाब से पढ़ाएं, जिस चीज़ में बच्चा समझना चाहता है उसके हिसाब से अगर पढ़ाएं, तो कितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा हमारा। अभी क्या होता है, एट प्रेजेंट हर बच्चा स्कूल के बाद ट्यूशन के भागता है, और ये माँ बाप में भी एक रैट रेस हो गया है कि मेरा बच्चा ट्यूशन कर रहा था, बहुत अच्छी बात है। तो फिर स्कूल का सिस्टम क्या है? हम क्या बिना स्कूल के नहीं पढ़ा सकते? आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन नहीं हो सकती है? इतने अच्छे स्कूल्स हैं, इतनी महंगी फीसें दी जाती हैं, फिर उसके बाद फिर ट्यूशन की काय की जरूरत है? क्योंकि हम कंपटीशन इतना ज़्यादा इन्फ्यूज़ कर देते हैं बच्चे, कंपटीशन दिमाग में होता है, हम हमेशा कंपेयर करते रहते हैं।
स्कूल में फ्रेंड्स के साथ, नेबरहुड में नेबर के बच्चों के साथ, फिर रिश्तेदारों के बच्चों के साथ, हम एक बच्चे की जो उसकी खुद की आइडेंटिटी है और जो खुद उसके टैलेंट्स हैं उसको इग्नोर करके दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर ना तो हमारा बच्चा हमारा रह पाता है और ना हम उसके साथी बन पाते हैं, और वो एक सेपरेशन आ जाता है बच्चों को। जैसे बच्चे ग्रो होते हैं सेपरेशन आना शुरू हो जाता है माँ बाप और बच्चों के बीच में, जिसकी वजह से आजकल मोरालिटीज़ इतनी ज़्यादा ख़त्म हो गई हैं स्कूल के बच्चों के अंदर। उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ एक उनको बोझ लगता है। एजुकेशन शुड बी ए नीड। नहीं, डिफरेंट जो अभी आपका ना करिकुलम हम फिनिश करते हैं, जैसे अगर मैं समझता हूँ कि अगर 10 साल पहले जिस बच्चे ने अगर 12th में जो उसके पास सिलेबस था, आज भी वही सिलेबस सेम है, तो वो चेंज क्यों नहीं हो रहा? जबकि दुनिया बदल रही है, इतनी तेजी से बदल रही है, तो वो चेंजेस क्यों नहीं हो रहे हैं? सिलेबस बदल क्यों नहीं रहा है? मेरे हिसाब से तो हर साल या हर दूसरे साल तीसरे साल सिलेबस बदलना चाहिए। उसकी जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है, एजुकेशनिस्ट की है, किसकी है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली। हम मोबाइल फ़ोन पे डीपी चेंज करते हैं हर 10 मिनट के बाद जी। हम अपना फेसबुक प्रोफाइल चेंज करते हैं 10 मिनट के बाद, हम फ़ोन के ब्रांड चेंज करते हैं 10 मिनट के बाद, हम एजुकेशन सिस्टम नहीं चेंज करते। उससे भी ज्यादा जो मोबाइल फोन हम यूज करते हैं उसमें हर तीसरे महीने चौथे महीने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता है कि वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 7, वर्जन 8, वर्जन 9, वर्जन 10। एप्पल ने कब शुरू किया था, आज कौन से वर्जन पे वो पहुंचा हुआ है, बट हम जहां पे थे हम वहीं चल रहे हैं। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज होना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि जो पॉलिसी मेकर हैं, द गवर्नमेंट है, द पॉलिसी मेकर्स हैं, द एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं, उनका सिर्फ एक फोकस है नंबर्स। जब तक हम नंबर्स के पीछे भागते रहेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम तो क्या, सिस्टम ही नहीं है एजुकेशन का। एजुकेशन ये कहती है कि हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग एजुकेट करें। अगर हर बच्चे को 100 नंबर ही लाने हैं तो फिर एजुकेशन सिस्टम की वैल्यू क्या है फिर? राजीव जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आज का युवा महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ है, ठीक है, सराबोर है, उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, लाइफ में जल्दी बढ़ना चाहता है, लाइफ में हर चीज़ बहुत जल्दी ग्रैब कर लेना चाहता है, अचीव कर लेना चाहता है। लोग बच्चे कंपनियां खोल लेते हैं, स्टार्टअप का दौर चल रहा है, रोज़ नई कंपनीज खुलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, फिर वो बेचारे जॉब करने लगते हैं। उसमें ऐसा कहाँ उनके साथ गलतियां हो रही हैं, गड़बड़ हो रही हैं, जिसकी वजह से वो इमीडिएटली जंप करते हैं कंक्लूजन्स पे, नतीजों पे, या कंपनी खोल लेते हैं उसके बाद उसको बंद कर देते हैं? क्यों नहीं उनको सफलता मिल पा रही? क्या वजह हो सकती है? अगेन कॉम्पिटिशन। वो कर रहा तो मैं भी करूँगा। मुझे ये नहीं पता कि वो क्यों कर रहा है, लेकिन वो कर रहा तो मैं भी करूँगा। हाँ, उसने भी किया, उसने 800 करोड़ का खर्च खड़ा किया तो मैं भी करूँगा। तो हम अपने को भूल के किसी और को कॉपी करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो गए हैं। फिर एजुकेशन सिस्टम में बात आ जाती है कि क्या हम उस चीज़ के लिए बने हैं, नहीं बने हैं, क्या हमने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है। अगर हम बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के या बिना किसी डायरेक्शन के कोई काम में जाते हैं तो उसमें आपको हमेशा असफलता ही मिलेगी। तो डॉक्टर राजू, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें अपनी चीज़ों को सुपरवाइज करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं। डॉक्टर राजू, आज आपको लाखों दर्शक लाइव देख रहे हैं टीवी के ऊपर, उसमें से बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन हर कोई सक्सेस को ग्रैब नहीं कर पाता है इतनी आसानी के साथ जितनी जल्दी शायद आपने कर ली है। तो उनको क्या सक्सेस मंत्रा देना चाहते हैं जिससे वो भी अपनी लाइफ में चीज़ों को पा सकें, सक्सेस को अचीव कर सकें? देखिए, मैं देश के युवाओं को एक बहुत प्यारा संदेश देना चाहता हूँ। फेलियर से कभी डरना नहीं चाहिए। आइदर यू विन और यू लर्न, देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड लूज। ठीक है, या तो आप जीतते हैं या कुछ समझते हैं लाइफ के अंदर कि नेक्स्ट टाइम हमें गलती ये रिपीट नहीं करनी, नहीं तो आप फेल नहीं होंगे। तो बस सिंपल सा तरीका है, आइदर यू विन और यू लर्न। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ आपको जो आपके लोगों के शायद काम आए। स्कूलिंग मैंने साइंस से किया, ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स में किया, देन आई डिड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड MBA, स्कूल रन किया, और आज मैं बहुत सक्सेसफुल चाइल्ड काउंसलर हूँ। तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं, पैशन होना चाहिए, आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, और उसके बाद अपना प्लान बनाएं, ब्लूप्रिंट बनाएं कि हमें वो चीज़ अचीव कैसे करनी है। माँ बाप से, समाज से, अपने टीचर से, गुरु से एडवाइस लीजिए, कंसल्ट करें, एक अपना फ्लो चार्ट बनाइए कि कितना उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, और उसका एक 5 ईयर प्लान बनाइए। अपना फ्यूचर हम खुद रीराइट कर सकते हैं। हमें फ्यूचर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि जो होगा देखी जाएगी। हमको ये पता होना चाहिए कि 5 साल के बाद हम कहाँ पर खड़े हैं। अब मेरी जो बुक आने वाली है, नोट द लॉस्ट आइडेंटिटी, मुझे पता है कि मुझे सितंबर में लॉन्च करनी है तो करनी है। तो अपने गोल्स लिखें,
उसको मॉनिटर करें, दोस्तों से, सब समाज से उसकी मदद मांगें और उसके ऊपर 100% अपना पैशन दीजिए, कन्विक्शन दीजिए। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी लाइफ में ना तो टाइम होता है ना कैलेंडर होता है। डॉक्टर राजीव, बहुत अच्छा संदेश रहा जो मुझे भी इंस्पायर कर गया अंदर से कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, अलग से कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ। और मेरे युवाओं दोस्तों को बहुत समझ में आया होगा कि उन्हें कैसे अचीवमेंट्स करनी है, अपनी लाइफ में लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ ताकि आप अपने गोल्स में जो आपका मोटो है उसे आप अचीव करें और हमारे देश को, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की थोड़ी सी कोशिश करें। और मुझे लगता है सरकार भी आपके सुझावों को जरूर सुनेगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजीव गुप्ता, जिन्होंने आज हमें इंस्पायर किया है अपनी कहानी बता के कि किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव किया है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप ही अपनी किस्मत के चांद हैं, सितारे हैं, सूरज हैं। तो दोस्तों, आपको खुद देखना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, अपने टैलेंट को पहचानना है। हमारे टैलेंट को बताने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, हमें खुद एनालाइज करना है कि हमारे अंदर क्या क्षमता है, क्या कैपेसिटी है, हम क्या कर सकते हैं और किस चीज़ को करने में हम सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा करने में हम एंजॉय करते हैं उसी काम को हमें करना चाहिए। वही हमें तरक्की के रास्ते दिखलाएगी, वही हमें मंजिल तक ले जाएगी। नमस्कार, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले शो में और ऐसे ही किसी शख्सियत से, ऐसे ही किसी विनर से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे सक्सेस के मंत्र। नमस्कार।